मास्टर साहब की बहू इन्हें जानवरों वाले बर्तन में खाना देती, जिससे बदबू आ रही होती, जिसकी वजह से उन्होंने खाना न खाया। तो बहू ने पोतों के साथ मिलकर जबरदस्ती इनके मुंह में खाना डाला। तो ऊपर से इनका बेटा आ गया। तो बीवी बोली, अपने बाप से कहो खुद खाना खा लिया करे, अब हम इसके मुंह में नवाले डालेंगे। ये सुनकर बेटे ने बाप को बहुत बुरा भला कहा। तो मास्टर साहब ने सारी रात परेशानी में गुजार दी। और अगले दिन जब बहू जानवरों वाले बर्तन में खाना लेकर आई, तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। जब मास्टर साहब ने, अबे बुड्ढे सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी खाना खा, मुझे बर्तन उठाने हैं, और भी 100 काम होते हैं, लेकिन तेरे नखरे ही खत्म नहीं होते। मास्टर साहब की बहू 1 घंटा पहले खाना देकर गई थी, मगर जब बर्तन उठाने आई तो खाना वैसे का वैसे रखा था। मास्टर साहब ने मुंह मोड़ लिया और धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मुझे खाना नहीं खाना, तुम बर्तन उठाकर वापस ले जाओ। इनके लहजे में थकन भी थी और बेबसी भी। मगर बहू के कानों तक ये बात गुस्से की चिंगारी बनकर पहुंची। मास्टर साहब की बात सुनकर बहू के माथे पर बल पड़ गए। इसकी आंखों में नागवारी साफ नजर आने लगी। वो जोर से अपने बच्चों को आवाज देते हुए कहने लगी, आज फिर तुम्हारे दादा हजूर ने खाना नहीं खाया, तो क्या ख्याल है इन्हें खाना खिला दें। इसके लहजे में तंज भी था और एक अजीब सी सफाक खुशी भी। पोते पोती हंसने लगे और कहने लगे, अम्मा आज तो फिर से इतने दिन बाद हम मस्ती करेंगे, मजा आएगा। इनके चेहरों पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ जुल्म झलक रहा था, जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा था। कहते हुए सबसे छोटा पोता आगे बढ़ा और इसने मास्टर साहब का एक बाजू पकड़ लिया। दूसरे पोते ने दूसरा बाजू मजबूती से थाम लिया, जबकि तीसरे ने मास्टर साहब का सर पकड़ लिया। वो बेबस होकर इनके दरमियान जकड़ गए। इनकी कमजोर हड्डियां बच्चों के हाथों में जैसे कैद हो गईं। बहू ने बर्तन में से खाना उठाया और जबरदस्ती मास्टर साहब के मुंह में डालने लगी। मास्टर साहब बार बार नफी में सर हिला रहे थे और लब बंद कर कर मजाहमत कर रहे थे, मगर इनकी कमजोरी इनके इरादे पर भारी पड़ रही थी। इसी दौरान अचानक बहू का पाँव फिसला और वो धड़म से जमीन पर गिर गई। इसके गिरने की आवाज से कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। असल में इसका पाँव चारपाई से नीचे चला गया था और चादर के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वह गुस्से में उठकर खड़ी हुई तो इसने झुंझलाहट के साथ चादर हटाई। चादर हटाते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। चादर के नीचे सारा खाना बिखरा हुआ था जो गल सड़ चुका था और इसमें से शदीद बदबू उठ रही थी। वही चिकनाहट इसके फिसलने का सबब बनी, क्योंकि सफाई का ख्याल इसे कभी आया ही नहीं था। ये क्या किया बुड्ढे तूने, इतना सारा खाना जाया कर दिया, इसने चीखते हुए कहा। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और अपनी बेइज्जती का दुख भी। वो समझ रही थी कि मास्टर साहब इसकी दी हुई हर चीज खामोशी से खा लेते हैं, मगर हकीकत इसके सामने खुल गई। चारपाई के नीचे पड़ा हुआ खाना इसकी लापरवाही और जुल्म दोनों की गवाही दे रहा था। मगर अपनी गलती मानने की बजाय इसने सारा इल्जाम मास्टर साहब पर डाल दिया। गुस्से ने इसे जैसे पागल कर दिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और इसने मास्टर साहब का मुंह जोर से पकड़ लिया। ये जबरदस्ती खाना इनके मुंह में ठूसने लगी। मास्टर साहब की आंखों में खौफ और अजियत साफ झलक रही थी। वो बार बार सर हिलाकर इनकार कर रहे थे। एक दो बार उन्होंने हाथ मारकर खाना गिराने की कोशिश भी की, मगर बहू ने इनकी कोई बात ना सुनी। आखिरकार इसने जबरदस्ती इन्हें खाना खिलाकर ही दम लिया। मास्टर साहब की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर इनके लब जैसे सिल गए थे। इनके अंदर का दर्द इनकी आंखों से झलक रहा था। इस लम्हे दरवाजा खुला और इनका बेटा कमरे में दाखिल हुआ। इसने जो मंजर देखा इस पर एक लम्हे को रुक किया, मगर इसके चेहरे पर हमदर्दी की बजाय गुस्सा उभर आया। मास्टर साहब की बहू फौरन बोली, अपने बाप से कहो कम से कम खाना तो खुद खा लिया करें। अब क्या मैं इनके मुंह में नवाले डालने भी आऊं रोज, और जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, वरना खुद से नहीं खाते। देखो कैसे चारपाई के नीचे खाने का ढेर लगा रखा है और बदबू फैला रखी है। इस कदर बेहरुमती रिज़्क की मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इसने खुद को मजलूम जाहिर करने की पूरी कोशिश की। बेटे ने जब चारपाई के नीचे बिखरा हुआ सालन देखा और अभी अभी का मंजर भी इसकी आंखों के सामने था, तो वो शदीद गुस्से में आ गया। इसने मास्टर साहब की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ,
اگر آپ کو رزق کی قدر ہی نہیں تو پھر کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا کسی بھوکے کو کھانا دے دیتے۔ اگر آپ کو گھر کا کھانا پسند نہیں تو پہلے ہی بتا دیا کریں۔ حرام کی کمائی نہیں جو اس طرح ضائع کریں۔ اس کی آواز میں احترام کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور ماسٹر صاحب خاموش کھڑے سب سنتے جا رہے تھے۔ آخر میں اس نے غصے سے کہا، اگر آئندہ ایسا کیا تو کھانا دینا بند کر دوں گا اور گھر سے بھی نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کی طرف دیکھتے رہے جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو کیا بتاتے کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے؟ پہلے پہل بہو انہیں وہی کھانا دیتی تھی جو سب کے کھانے کے بعد بچ جاتا تھا، کبھی ٹھنڈا کبھی خراب اور کبھی ایسا کہ جسے دیکھ کر ہی دل متلا جائے، مگر وہ اس انداز میں پیش کیا جاتا کہ ماسٹر صاحب چاہتے ہوئے بھی اسے کھا نہیں پاتے تھے۔ ان کی خودداری انہیں روکتی تھی اور جسم انکار کر دیتا تھا، مگر کبھی کبھار وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر باسی ٹھنڈا کھانا نگل لیا کرتے۔ ماسٹر صاحب ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ جسم پہلے ہی کمزور تھا، مگر دل کی تکلیف نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ صرف بڑھاپے کے مارے نہیں، بلکہ ایک پرانی معدے کی بیماری میں مبتلا تھے، جس میں معمولی سی بے احتیاطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ صرف صاف ستھرے برتنوں میں بنا تازہ اور ہلکا کھانا کھائیں، کیونکہ ذرا سی گندگی ان کے معدے میں انفیکشن کو بڑھا سکتی تھی اور شدید درد، قے اور کمزوری کا سبب بنتی تھی۔ مگر وہ یہ بات کس کو بتاتے؟ جس گھر میں ان کی آواز کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو، وہاں بیماری کا ذکر بھی مذاق بن جاتا۔ وہ آنکھیں بند کیے ماضی میں کھو گئی۔ ایک وقت تھا جب یہی گھر ان کے نام تھا، ان کی بہو ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وقت پر کھانا، صاف ستھرے کپڑے، عزت اور میٹھی زبان، سب کچھ تھا۔ وہ خود بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ بیٹے کو کاروبار میں کھڑا کیا، گھر بنایا، ہر آسائش دی۔ پھر ایک دن بیٹے کے اصرار پر انہوں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا۔ اس دن انہیں لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے، مگر حقیقت میں انہوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ گھر جیسے ہی بیٹے کے نام ہوا، بہو کا رویہ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان میں کڑواہٹ آ گئی، خدمت ختم ہو گئی اور عزت کہیں کھو گئی۔ پہلے پہل وہ بچا ہوا کھانا دینے لگی، کبھی ٹھنڈا کبھی باسی۔ پھر اس نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ گھر میں پوتیوں کو جانوروں کا شوق تھا۔ انہوں نے بلیاں اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ انہی کے برتن الگ رکھے جاتے تھے۔ بہو نے وہی برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ بظاہر وہ انہیں دھو کر لاتی، مگر ان میں ایک عجیب سی بدبو بسی رہتی جو ماسٹر صاحب کے دل کو متلا دیتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی برتن ہیں، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اگر زبان کھولتے تو طعنے اور ذلت الگ سے ملتی۔ شروع میں انہوں نے کئی بار ہمت کر کے بیٹے کو بتانے کی کوشش کی، مگر بہو ہر بار پہلے ہی ان کے کان بھر دیتی۔ وہ کہتی، ابا جی نخرے کرتے ہیں، کھانا ضائع کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ بیٹا بھی آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کبھی خود جا کر نہیں دیکھا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ وہی تھا جو اس کی بیوی بتاتی تھی۔ ماسٹر صاحب نے آہ بھری اور آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ جسم میں ہلکی سی کپکپی تھی اور معدہ جل رہا تھا۔ رات کا زبردستی کھلایا گیا گندا کھانا اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر چکر آ گیا۔ بڑی مشکل سے چارپائی کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ بہو حسب معمول ایک پلیٹ اٹھائے اندر آئی۔ آج بھی وہی جانوروں والا برتن تھا۔ اس میں سالن رکھا ہوا تھا اور بدبو پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے پلیٹ چارپائی کے پاس رکھ دی اور سخت لہجے میں بولی، جلدی کھا لو، مجھے اور بھی کام ہے، تمہارے پیچھے سارا دن نہیں پھر سکتی۔ ماسٹر صاحب نے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ ان کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ انہیں ڈاکٹر کی بات یاد آئی اور اپنی حالت بھی۔ کل رات کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ یہ کھانا کھاتے تو شاید اس بار ان کا جسم برداشت نہ کر پاتا۔ انہوں نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے بیماری ہے، مجھے صاف برتن میں تازہ کھانا چاہیے۔ بہو ایک لمحے کو رکی، پھر طنزیہ ہنسی۔ بیماری؟ اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ ساری عمر تو کچھ ہوا نہیں، اب اچانک نخرے شروع ہو گئے ہیں۔
मास्टर साहब ने पहली बार थोड़ी मजबूती से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे वाकई ही मसला है कि बर्तन साफ नहीं होते और इससे मेरी हालत खराब हो जाती है। बहू का चेहरा सख्त हो गया। इसने आगे बढ़कर प्लेट उठाई और करीब ले जाकर बोली, खाना है तो यही खाओ वरना भूखे रहो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारे लिए अलग से इंतजाम करती फिरूं। ये कहकर वो मुड़ने लगी, मगर अचानक मास्टर साहब के अंदर कहीं से हिम्मत जाग गई। उन्होंने कमजोर हाथ से प्लेट को धक्का दिया। प्लेट जमीन पर गिरी और सालन बिखर गया। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। बहू पलटी और इसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अच्छा तो ये अब हाल है, इतनी हिम्मत आ गई तुम में। इसी शोर में बेटा भी आ गया। इसने जमीन पर गिरा हुआ खाना देखा और फिर बाप की तरफ घूरा। अब क्या मसला है? बहू फौरन बोली, देख लो अपने बाप को, मैं इतनी मेहनत से खाना लाती हूँ और ये है कि जमीन पर फेंक देते हैं, ऊपर से बहाने की बीमारी है। बेटा गुस्से में आगे बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, अब्बा आखिर आप चाहते क्या हैं? हम आपकी खिदमत ही तो कर रहे हैं। मास्टर साहब ने बेटे की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन्होंने खामोश रहने की बजाय बोलने का फैसला किया। कौन सी खिदमत? क्या तुमने कभी देखा है कि मुझे क्या खिलाया जाता है? बेटा चौंका, क्या मतलब? मास्टर साहब ने कांपते हाथ से एक तरफ इशारा किया जहां बर्तन रखा था। जाकर देखो वो बर्तन कौन सा है। बेटा आगे बढ़ा। इसने बर्तन उठाया और गौर से देखा। इसके चेहरे पर हैरत की झलक आई। ये तो जानवरों का बर्तन था जो सेहन में रखा रहता था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बहू की तरफ देखा, ये क्या है? बहू घबरा गई, मगर फौरन संभल कर बोली, धोकर ही तो लाती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मास्टर साहब की आवाज भर गई। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तुम जानबूझकर ये सब करती हो। पहले जब घर मेरे नाम था तो यही हाथ मुझे साफ प्लेट में खाना देते थे। आज मैं बोझ बन गया हूँ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बेटे के चेहरे पर अब गुस्से की बजाय शर्मिंदगी भी उभर आई। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। मास्टर साहब ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया इस उम्मीद पर कि बुढ़ापे में तुम मेरा सहारा बनोगे, मगर तुमने कभी पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप किस हाल में है। ये कहकर वो खामोश हो गए। आंखों से आंसू बहते रहे। कमरे की फिजा बोझल हो चुकी थी। सच सामने आ चुका था, मगर इस सच ने सबके चेहरे झुका दिए। बेटे के हाथ में वो बर्तन अभी तक कांप रहा था। इसकी आंखों के सामने एक एक मंजर घूम रहा था। अपने बाप की बेबसी और बहू की सफाकी और अपनी ही अंधी तकलीद। अचानक इसके अंदर जैसे बरसों का दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। इसने एक झटके से बर्तन जमीन पर दे मारा। फिर वो पलटा और अपनी बीवी के करीब जाकर जोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 थप्पड़। कमरे में सिर्फ इसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो धाड़ते हुए बोला, तुमने मेरे बाप के साथ ये सब किया और मैं अंधा बना रहा। तुमने मुझे भी गुनाह में शरीक कर दिया। तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया अल्लाह का? बहू सहम कर पीछे हट गई। इसकी आंखों में पहली बार खौफ वाजिया था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। बेटे ने फौरन मास्टर साहब की तरफ रुख किया। इसकी आवाज अब टूट चुकी थी। अब्बा मुझे माफ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया। मैं आपका कसूरवार हूँ। मास्टर साहब ने बेटे को देखा। इनकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे इन्हें बरसों बाद किसी ने सच में देखा हो। इसी दिन बेटे ने फैसला कर लिया। इसने घर की बैठक को साफ करवाया और वहां एक आरामदेह चारपाई और साफ सुथरा बिस्तर और जरूरी सामान रखवाया। फिर इसने अपने बाप को वहां शिफ्ट कर दिया। बैठक का दरवाजा जो घर के अंदर खुलता था, इसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब इस दरवाजे के पार ना कोई बेइज्जती थी, ना कोई जहर भरा लहजा। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बेटा खुद सुबह सवेरे उठता, अपने बाप के कपड़े खुद धोता और इन्हें नहलाता, दुआएं वक्त पर देता और अपने हाथ से खाना बनाकर साफ बर्तनों में पेश करता। शुरू शुरू में इसके हाथों में वो महारत नहीं थी, मगर इसकी नीयत साफ थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीख गया। मास्टर साहब हर बार इसे देखते तो इनकी आंखें नम हो जाती। वो अक्सर कहते, बेटा देर से ही सही, मगर तुमने मुझे अपना लिया। बीवी कई बार दरवाजे तक आई। इसने माफी मांगने की कोशिश की, कभी आंसू बहाए, कभी मिन्नतें की,
मगर बेटा हर बार खामोशी से इसे वापस भेज देता। इसके लहजे में अब चीख नहीं थी, मगर एक सर्द फासले की दीवार खड़ी हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। बेटे का रवैया बीवी के साथ नरम तो हो गया, मगर इसके दिल का एतमाद कभी वापस ना आया। वो अक्सर एक ही बात दोहराता, तुम अपने किए का फल जरूर भुगतोगी। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कुछ साल इसी तरह गुजर गए। मास्टर साहब की सेहत आहिस्ता आहिस्ता मजीद कमजोर होती गई, मगर अब इनके दिल में कोई बोझ नहीं था। इन्हें सुकून था कि इनका बेटा इनके साथ है। इनकी आखिरी सांसों में वो बार बार अपने बेटे के सर पर हाथ रखते और दुआएं देते। इनकी जुबान पर यही अल्फाज होते, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा दिल रख लिया। एक दिन वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनके जाने के बाद घर की फिजा बदल गई, मगर बेटे के दिल में खला रह गया। वो अक्सर बैठक में जाकर देर तक खामोश बैठा रहता। वही चारपाई, वही कमरा, मगर अब वहां सिर्फ यादें थीं। चंद ही महीनों बाद इसका बरूनी मुल्क वीजा लग गया। इसने जाने का फैसला किया। बज़ाहिर वो सब कुछ मामूल पर ले आया, मगर इसके अंदर एक बोझ था जिससे वो खुद भी भागना चाहता था। वो बीवी और बच्चों को वहीं छोड़कर परदेस चला गया। वो दिन रात वहां मेहनत करता, खुद भी सादा जिंदगी गुजारता और बच्चों के लिए पैसे भेजता। बज़ाहिर वो एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था, मगर रात को जब वो अकेला होता तो इसके जहन में वही मंजर आ जाते, अपने बाप की बेबसी और वो गंदा बर्तन और अपनी खामोशी। वो अक्सर सोचता, न जाने अल्लाह मुझे कब माफ करेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं। मैंने देर कर दी, बहुत देर। इसीलिए वो वापस आने से कतराता रहा। साल गुजरते रहे, मगर इसका दिल कभी हल्का ना हुआ। इधर घर में वक्त ने एक और रुख लिया। बच्चे बड़े हो रहे थे। उन्होंने वही सीखा जो उन्होंने बचपन में देखा था। एहतराम की जगह लापरवाही ने ले ली। खास तौर पर बेटी, जो अब जवान हो चुकी थी, अपनी माँ से इस लहजे में बात करने लगी जिस लहजे में कभी इसकी माँ मास्टर साहब से बात किया करती थी। पहले पहल बहू ने नजरअंदाज किया, मगर फिर वही रवैया इस पर भी आने लगा। एक दिन इसकी बेटी ने गुस्से में से खाना इसी तरह एक पुराने बर्तन में दे दिया। वो बर्तन देखकर इसके हाथ कांप गए। वही एहसास, वही बदबू, वही जिल्लत। इस दिन इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसने क्या किया था। रफ्ता रफ्ता इसके साथ सलूक मजीद सख्त होता गया। कभी इसे भूखा छोड़ दिया जाता, कभी गंदे बर्तन में खाना दे दिया जाता। वो कई बार बोलना चाहती, मगर इसके अपने अल्फाज जैसे इसके गले में अटक जाते। वही जुमले जो कभी मास्टर साहब से कहती थी, आज इसे सुनने पड़ते। इसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। इसे एक अजीब सी बीमारी लाहक हो गई। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की तलब रहती, मगर जब खाती तो मैदा खराब हो जाता और कह आती और कमजोरी बढ़ जाती। डॉक्टर भी समझ ना पाते कि असल मसला क्या है, मगर वो जानती थी ये इसके अपने अमाल का नतीजा था। वो रातों को जाग जाग कर रोती, सजदे में गिरती और अल्लाह से माफी मांगती, या अल्लाह मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। मैंने एक बेबस इंसान को तकलीफ दी। मगर वक्त पीछे नहीं मुड़ता। अब वही घर, वही कमरा, वही हालात इसके लिए आजमाइश बन चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो मजलूम थी। कहानी का अंजाम एक खामोश सबक बनकर रह गया। इज्जत और जिल्लत का पहिया घूमता रहता है। जो आज ताकत में होता है, कल कमजोर भी हो सकता है। और जो बीज इंसान बोता है, वही किसी न किसी दिन इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वक्त गुजरता गया, मगर इसके दिल का बोझ कम ना हुआ। वो जब भी अकेली बैठती तो माजी के वही मनाजर इसके सामने आ खड़े होते। वो चारपाई, वो गंदे बर्तन और एक बेबस बूढ़े की खामोश आंखें इसे चैन से जीने न देती। अब इसे एहसास हो चुका था कि जुल्म सिर्फ लम्हों का नहीं होता, बल्कि इसके असरात जिंदगी भर इंसान का पीछा करते हैं। वो हर दिन अपने किए पर शर्मिंदा होती और दिल ही दिल में दुआ करती कि काश वक्त वापस आ जाए, मगर अब सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो नाजरीन, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो क्या बहू के साथ जो हुआ वो ठीक था? कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।